झांसी में भी शुरू हो गई थीं। झांसी की जनता अपनी रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुए अन्याय और अपमानपूर्ण व्यवहार का बदला लेने के लिए बेचैन थी। रानी महल में हर रोज गुप्त सभाएं, मंत्रणाएं हो रही थीं। आखिर 4 जून 1857 को झांसी में 12 नंबर देसी पलटन के हवलदार गुरबख्श सिंह ने विद्रोह की तलवार निकाल ली। क्रांतिकारी सेना ने तोपखाने और खजाने पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई हथियारों से लैस होकर निकल पड़ी और उन्होंने क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व संभाल लिया। झांसी में चारों ओर विद्रोही सेना फैल गई और अंग्रेजों के हाथ से सत्ता छीन ली गई। 7 जून को क्रांतिकारी सेना ने झांसी के किले पर हमला किया। इस हमले का नेतृत्व कर रहे थे रिसालदार काले खां और तहसीलदार मोहम्मद हुसैन। किले के अंदर मौजूद हिंदुस्तानी सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया। किले के भीतर और बाहर संघर्ष शुरू हो चुका था। 8 जून को रिसालदार काले खां के हुक्म से किले के अंदर मौजूद 67 अंग्रेज पुरुष, स्त्रियों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेज इतिहासकार स्वयं मानते हैं कि इस हत्याकांड में रानी लक्ष्मीबाई का कोई हाथ नहीं था और न ही उन्होंने इसकी इजाजत दी थी। 8 जून 1857 को झांसी कंपनी सरकार के चंगुल से मुक्त हो गई। गद्दी का उत्तराधिकारी दामोदर राव चूंकि बालिग नहीं था, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का शासन संभाला। झांसी में जगह-जगह घोषणा की गई, खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म रानी लक्ष्मीबाई का। रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी सूझबूझ और समझदारी से शासन संभाला। वो दरबार में एक विशेष कक्ष में बैठती थीं। उस कक्ष के बाहर सोने के काम की चिकें पड़ी रहती थीं। द्वार के बाहर 2 द्वारपाल चुस्त पोशाकों में खड़े रहते। दीवान लक्ष्मण राव राज्य के आवश्यक कागज पेश करते और रानी उस पर अपना निर्णय सुनाती। रानी लक्ष्मीबाई की पोशाक भी पुरुषों जैसी हो गई थी। वो पाजामा और गहरे नीले रंग का कोट पहनती थीं। टोपी पर एक सुंदर पगड़ी बंधी रहती थी। कमर में जरी के काम का दुपट्टा बंधा होता और उसमें एक तलवार लटकती रहती। उसके साथ ही दमिश्क की बनी नक्काशीदार चांदी मढ़ी पिस्तौल भी लटकती रहती थी। झांसी के किले पर अब स्वाधीनता का हरा झंडा लहराने लगा था। रानी लक्ष्मीबाई ये भी जानती थी कि उन्हें झांसी की आजादी की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। वो सेना तैयार करने लगी। लोगों को युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। पुरुषों के साथ-साथ कई स्त्रियां भी युद्ध कला और शस्त्र संचालन की कला सीखने लगीं। इनमें रानी की 2 सहेलियां सुंदर और मुंदर भी थीं। रानी ने क्रांतिकारी सिपाहियों के नेताओं से भी संपर्क बनाए रखा और उनकी खबरें प्राप्त करती रहीं। उधर अवध में भी क्रांति की पूरी तैयारियां थीं। इतिहासकार लिखते हैं कि क्रांति की तैयारियां जितनी अच्छी अवध में थीं, उतनी देश में कहीं नहीं थीं। हजारों मौलवी और हजारों पंडित स्वाधीनता के युद्ध के प्रचार में लगे हुए थे। वो एक-एक बैरक में जाकर सिपाहियों से बातचीत करते।
हर गांव, गली मोहल्ले में जाकर पंडित जी और मौलवी साहब आजादी की लड़ाई के लिए जनता को तैयार कर रहे थे। लखनऊ में 13 मई को मेरठ की क्रांति की और 14 मई को दिल्ली की क्रांति की खबरें आईं। सर हेनरी लॉरेंस लखनऊ में पूरे अवध का कमिश्नर था। उसने क्रांति की खबरें मिलते ही मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। लखनऊ में रहने वाले अंग्रेज परिवारों की सुरक्षा के लिए उसने लखनऊ के पास मच्छ भवन में और रेजिडेंसी में किलेबंदी शुरू कर दी, ताकि जरूरत पड़ने पर सभी अंग्रेज और उनके परिवार वहां शरण ले सकें। अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को तो वहां पहले ही पहुंचा दिया गया था। 30 मई 1857 की रात ठीक 9 बजे तोप छूटी। क्रांति आरंभ होने का यही संकेत था। 71 नंबर की पलटन सबसे पहले बंदूकें लेकर निकल आई। उसने अंग्रेजों के बंगले जलाए और जो भी अंग्रेज मिले उन्हें मार दिया गया। सन 1857 में पंजाब की सबसे बड़ी छावनी लाहौर के पास मियामीर में थी। मियामीर में गोरे सिपाहियों की तुलना में हिंदुस्तानी सिपाही 4 गुना ज्यादा थे। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के प्रचारकों ने क्रांति की चिंगारियां पेशावर, लाहौर, अमृतसर, जालंधर, फिल्लौर, फिरोजपुर आदि सभी स्थानों में पहुंचा दी थी। पंजाब के हिंदुस्तानी सिपाहियों की योजना ये थी कि सबसे पहले मियामीर के सिपाही लाहौर के किले पर चढ़ाई करेंगे। इसके बाद पेशावर, अमृतसर, फिल्लौर और जालंधर की पलटनें एक साथ क्रांति आरंभ कर देंगी। मियामीर में रॉबर्ट मॉन्टगोमरी अंग्रेज सेनापति था। वो बहुत चतुर और चालाक था। उसे जैसे ही मेरठ और दिल्ली की घटनाओं की जानकारी मिली, वो तुरंत सावधान हो गया। तभी उसके एक गुप्तचर ने खबर दी कि मियामीर के हिंदुस्तानी सिपाही भी क्रांति करने वाले हैं। 13 मई 1857 को मियामीर के परेड मैदान में मॉन्टगोमरी ने 1000 हिंदुस्तानी सिपाहियों को बुलाया। इसके तुरंत बाद तोपखाने सहित गोरे सैनिकों का दल आ गया और उसने हिंदुस्तानी सिपाहियों के दल को घेर लिया। मॉन्टगोमरी ने हिंदुस्तानी सिपाहियों को आदेश दिया कि वो अपने अपने हथियार नीचे रख दें। अंग्रेजों की सेना और तोपखाने से घिरे हिंदुस्तानी सिपाहियों ने मजबूर होकर हथियार रख दिए और चुपचाप अपनी बैरकों में चले गए। लाहौर के किले में मौजूद हिंदुस्तानी सिपाहियों से हथियार रखवाने के लिए एक गोरी पलटन भेजी गई। उसने वहां के सिपाहियों से हथियार रखवाकर किले के बाहर बैरकों में भेज दिया। उधर पेशावर में 24, 27, 51 नंबर की पैदल और 5 नंबर की सवार पलटनें 22 मई 1857 को क्रांति का बिगुल फूंकने को तैयार थीं। मियामीर की घटना का समाचार पाते ही अंग्रेज अफसरों ने गोरी सेना के 4 दल पेशावर भेजे और 22 मई की सुबह देशी पलटनों से हथियार रखवा लिए। 22 मई की शाम अंग्रेज सैनिक सावधान थे कि कहीं छावनी या नगर में विद्रोह न हो जाए। किंतु उसी रात कुछ निहत्थे हिंदुस्तानी सिपाही नगर की ओर जा रहे थे। उन्हें अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया। उसी रात 14 हिंदुस्तानी सिपाहियों को फांसी पर लटका दिया गया ताकि बाकी सिपाही उनसे सबक लें। बैरकों के बाहर तोपें लगा दी गईं। कोई भी हिंदुस्तानी सिपाही बाहर नहीं निकल सकता था। जिसने हिम्मत की उसे
तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। पेशावर के पास होती मैदान में 55 नंबर पैदल पलटन थी। इसके सेनापति कर्नल स्कॉटिश वुड को भरोसा था कि उसकी पलटन विद्रोह नहीं करेगी, किंतु पंजाब के अंग्रेज अफसरों ने उन पर दबाव डाला कि पलटन से हथियार रखवा लिए जाएं। इस पर दुखी होकर कर्नल स्कॉटिश वुड ने आत्महत्या कर ली। होती मर्दान की 55 नंबर पैदल पलटन से हथियार रखवाने के लिए पेशावर से अंग्रेजों की सेना आई। 55 नंबर पैदल पलटन किले से भाग निकली। अंग्रेजों की सेना भारी संख्या में थी। उन्होंने कोई 150 हिंदुस्तानी सिपाहियों को मार डाला। जो हिंदुस्तानी सिपाही पकड़े गए, उन्हें बाद में तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। इस हृदय विदारक दृश्य का वर्णन अंग्रेज इतिहासकार जॉर्ज विकर्स ने किया है। एक चौरस मैदान के 3 ओर फौज खड़ी थी और चौथी ओर 10 तोपें थीं। पहले 10 हिंदुस्तानी सिपाहियों को लाकर तोपों के मुंह से बांधा गया और फिर तोप खाने के अफसर ने अपनी तलवार हिलाई। एक साथ 10 तोपों की गरज सुनाई दी और धुएं के साथ सिपाहियों के हाथ, पांव, सिर चारों ओर उड़ते हुए दिखाई दिए। ये दृश्य 4 बार दोहराया गया। फिरोजपुर में कंपनी सरकार के गोला बारूद के बहुत बड़े भंडार की रखवाली हिंदुस्तानी सिपाही करते थे। उन सिपाहियों के इरादे जानने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें परेड पर बुलाया। फिर उसी दिन कुछ ही घंटों बाद फिरोजपुर के भारतीय सिपाहियों ने क्रांति शुरू कर दी। अंग्रेजों ने स्वयं गोला बारूद का भंडार जला दिया। जालंधर, फिल्लौर और लुधियाना की देसी पलटनें चुपचाप क्रांति की तैयारी कर रही थीं। 9 जून 1857 को आधी रात के समय जालंधर की देसी पलटन ने क्रांति का ऐलान कर दिया। वहां मौजूद अंग्रेज सेना के सिपाही और अफसर घबरा गए। क्रांतिकारी सेना बड़ी शान से लुधियाना की ओर रवाना हो गई। जालंधर की सेना का एक सिपाही फिल्लौर पहुंचा और उसने क्रांति की सूचना दे दी और वो आकर जालंधर की क्रांतिकारी सेना से मिल गई। अब दोनों सेनाएं लुधियाना की ओर बढ़ी। लुधियाना के अंग्रेज अफसरों ने सतलज पर बना कश्तियों का पुल तोड़ दिया। क्रांतिकारी सेना ने रात के समय उस पुल से कोई 3 किलोमीटर दूर से सतलज को पार करना चाहा, लेकिन पीछे से अंग्रेजी सेना ने हमला कर दिया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में क्रांतिकारी सेना विजयी हुई। सन 1857 में राजस्थान के सभी राज्यों में अंग्रेजों का प्रभुत्व था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर और कोटा में कंपनी के गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि मौजूद थे। इन सब के ऊपर था एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो अजमेर में रहता था। उस समय राजस्थान में अंग्रेजों की 6 छावनियां थीं। ये छावनियां नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा में स्थित थीं। इन छावनियों में 5000 भारतीय सैनिक थे। देश के अन्य भागों की तरह राजस्थान में भी शहरों और छावनियों में साधु और फकीरों के वेश में क्रांति के प्रचारक आए। उन्होंने सैनिकों में चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ प्रचार किया और विद्रोह की भावना जगाई। चर्बी वाले कारतूसों की बात सैनिकों में बिजली की तरह फैल गई। अंग्रेज अफसरों ने झटपट देसी सिपाहियों से कारतूस वापस ले लिए। सिपाहियों का शक और भी पक्का हो गया। तभी एक और अफवाह जंगल की आग की तरह फैली कि सिपाहियों को खाने के लिए जो आटा दिया जाता है, उसमें
हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है। इन बातों को लेकर भारतीय सिपाहियों में विद्रोह की आग सुलगने लगी। वो आपस में गुप्त मंत्रणाएं करने लगे। नसीराबाद में मेरठ की बगावत की खबर मिलते ही अंग्रेज अफसरों ने छावनियों के चारों ओर गोले भरवाकर तोपें रखवा दी। अब तो भारतीय सिपाही और भी परेशान हो गए। कई जगह सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों से उनके बदलते व्यवहार का कारण पूछा। साहब, क्या ये सब तैयारियां हमें दबाने के लिए की जा रही हैं? वो तुम लोग तो अच्छा आदमी है, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। तो ये बात सच है। आखिर 28 मई 1857 को दोपहर 3 बजे 15वीं इन्फेंट्री के सिपाहियों ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया। वो अपने अपने हथियार लेकर बैरकों से बाहर निकल आए। तोपों पर तैनात भारतीय सिपाहियों ने जरा सी भी देर नहीं की। उन्होंने छावनी पर अंग्रेजों के हमले को विफल करने के लिए तोपों के मुंह मोड़ दिए। क्रांतिकारी सिपाहियों का उद्देश्य था हथियार और खजाना अपने कब्जे में लेकर दिल्ली की ओर बढ़ना। जोधपुर और जयपुर में उनका रास्ता रोकने वाले अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। उधर नीमच के क्रांतिकारी चित्तौड़, हमीरगढ़ और बनेड़ा स्थित अंग्रेजों के ठिकानों पर हमला करते हुए दिल्ली की तरफ चल दिए। निम्बाहेड़ा की जनता ने उन्हें भोजन रसद आदि दी। उधर एरनपुरा की सैनिक टुकड़ी जब मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ी तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह भी उनके साथ हो लिए। उन्होंने बिथोरा नामक स्थान में कर्नल हीथ को हराया। 18 सितंबर 1857 को राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज लॉरेंस के साथ आउवा में एक बार फिर टक्कर हुई। जॉर्ज लॉरेंस हार गया और क्रांतिकारी दिल्ली की ओर बढ़ गए। उधर भरतपुर में महाराजा ने विद्रोही सेना का रुख देखते हुए अंग्रेज अफसर मेजर मॉरिसन को सलाह दी कि वो भरतपुर छोड़कर चला जाए। मजबूर मॉरिसन 8 जुलाई 1857 को चला गया। 11 जुलाई 1857 को अलवर में भी विद्रोह छिड़ गया। अलवर और आसपास के गांवों की जनता भी सिपाहियों के साथ हो गई। उसने आग में घी का काम किया। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां की क्रांति योजना विफल हो गई और उन्हें बंदी बना लिया गया। इसी समय टोंक की सेना ने भी विद्रोह कर दिया। नीमच से आए क्रांतिकारी सिपाहियों के साथ मिलकर नवाब से धन वसूल किया और फिर दिल्ली की ओर चल पड़े। मेवाड़ के असंतुष्ट सामंत गुप्त रूप से राजस्थान की क्रांतिकारी सेनाओं की लगातार मदद करते रहे। वहां विद्रोह भड़कने की पूरी आशंका थी। क्रांतिकारी सिपाही जब दिल्ली पहुंचे तो अंग्रेजी सेना ने दिल्ली पर घेरा डाला हुआ था। क्रांति दल ने पीछे से हमला बोल दिया। अंग्रेजों को हटना पड़ा। राजस्थान में सन 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था कोटा। पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने महाराव से कहा कि वो जयदयाल, रतनलाल और जियालाल नामक अधिकारियों को उसके हवाले कर दें। इस बात पर भारतीय सिपाहियों और अंग्रेजों में मारकाट छिड़ गई। मेजर बर्टन और उसके दोनों बेटे भी मारे गए। इतिहासकार लिखते हैं कि कोटा के क्रांतिकारी इतने जोश में थे कि उन्होंने मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया। किंतु इसके बाद अंग्रेजों ने कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए दमन चक्र चलाया। 1857 की क्रांति की लपटें सारे देश में बराबर फैलती जा रही थी। देश का मध्य भाग भी विद्रोह की आग में जलने लगा था। ग्वालियर, ललितपुर,
छतरपुर, सागर, विजय राघवगढ़, रीवा, दमोह, जबलपुर, मंडला, रायपुर, रामगढ़ आदि जगहों पर क्रांति फैल गई। जबलपुर के पास पुरवा में राजा शंकर शाह ने अपनी कोठी से ही क्रांति संचालन की योजना बनाई थी। 52वीं रेजिमेंट के सिपाहियों का आना जाना बराबर बना हुआ था, किंतु किसी गद्दार ने ये बात अंग्रेजों तक पहुंचा दी। 14 सितंबर 1857 को कैप्टन क्लर्क ने अंग्रेज सिपाहियों के साथ राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर लिया। चटपट मुकदमा चला और दोनों बाप बेटे को अगले ही दिन तोपों से बांधकर उड़ा दिया गया। राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह के बलिदान से सारे क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रति घृणा फैल गई। भारतीय सिपाहियों ने उसी रात विद्रोह की घोषणा कर दी। इसी घटना से बेचैन होकर विजय राघवगढ़ के राजा सरयू प्रसाद ने भी विद्रोह की घोषणा कर दी। राजा सरयू प्रसाद की उम्र उस समय 17 साल की थी। उसके सिपाहियों ने अंग्रेजों के घोड़े छीन लिए। बाद में रीवा से अंग्रेज सेना आई। क्रांतिकारी सेना से युद्ध हुआ। पराजित होने के कारण राजा सरयू प्रसाद फकीर का वेश बनाकर वहां से निकल गए, परंतु अंग्रेजों ने उन्हें सन 1864 में गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर में उन पर मुकदमा चला और काले पानी की सजा दी गई। किंतु राजा सरयू प्रसाद स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने आत्महत्या कर ली और इस तरह एक और स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गया। इन्हीं दिनों बघेल खंड के स्वतंत्रता वीर ठाकुर रणमत सिंह ने अजयगढ़ में अंग्रेजों का शासन खत्म किया और नौगांव छावनी पहुंचे, जहां क्रांतिकारी सेना उनसे मिल गई। ठाकुर रणमत सिंह उस समय के क्रांतिकारी नेता तात्या टोपे और कुंवर सिंह से संपर्क बनाए हुए थे। ठाकुर रणमत सिंह का युद्ध केवल अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं था, बल्कि उन सभी राजाओं के खिलाफ भी था जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। भिलसाई नामक स्थान पर उन्होंने जनरल केसरी सिंह को पराजित किया। फिर लेफ्टिनेंट ऑसबर्न की सेना से क्योटी के किले में भयंकर भिड़ंत हुई। अनेक भारतीय वीर शहीद हुए। ऑसबर्न मारा गया। विजयी ठाकुर रणमत सिंह रीवा में आकर अपने घावों का इलाज कराने लगे। अंग्रेजों ने रीवा के महाराजा रघुराज सिंह पर दबाव डाला कि वो रणमत सिंह को गिरफ्तार कराने में मदद करें।